Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel कृषि वैली। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो इम्पोर्टेंट बुक है फार्म पावर एंड मशीनरी, उसका लेक्चर नंबर 2 या फिर यू कैन से क्लास 2। और इस पूरे सीरीज़ में हम टोटल टॉप 200 MCQs क्वेश्चन को कवर करेंगे अलॉन्ग विद द थ्योरी लेक्चर्स। So class 1 is already covered and the video has been uploaded in the YouTube. If you have missed or not watched that video, then I will request you to watch that video first, because जो फर्स्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने डिस्कस करा था डिफरेंट फार्म पावर जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड अबाउट दी एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंजन्स विच आर यूज्ड in the farm power. We have also discussed a little bit classification of IC engine, that is petrol engine or diesel engine. Now in class 2 we study the further important detail things. So let's start this class, but before that make sure you have subscribed this channel by pressing the bell icon. So here this is class 2 and this is question number 1. ठीक है, जो प्रीवियस क्लास था हमारा प्रीवियस वीडियो क्लास 1 का, उसमें हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करे थे अप टू 1 to 9 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, और आज की स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। और क्वेश्चन है हमारा 1 हॉर्स पावर HP इज इक्वल्स टू डैश वॉट्स। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर 746 वॉट, नेक्स्ट 467 वॉट, नेक्स्ट 654 वॉट्स, लास्ट नन। तो यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर होगा कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ एब्सोल्युटली राइट, दैट इज़ 746 वॉट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। ठीक है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं ये आता है किलोवाट आवर में। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे पावर क्या होता है, हॉर्स पावर क्या होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट्स के, या फिर यू कैन ऑल्सो से दैट कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, अगर हमको वॉट में कन्वर्ट करना है तो 746 वॉट्स होगा, और अगर किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.746 किलो वाट। ओके, तो दोनों ये कन्वर्जन फैक्टर्स आपको याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट्स। और आई थिंक ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये हमने अपनी क्लास 9th की NCERTs में भी हमने पढ़ा होता है इसके बारे में। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट्स। नाउ डिस्कस इन डिटेल पावर क्या होता है। ठीक है, तो पावर क्या होता है उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क का मतलब होता है, वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं, तो सपोज़ ये कोई ब्लॉक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करना है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे हमको मूव करना है, तो वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स हेयर। तो यहाँ पे हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इसने कवर करा है। ठीक है, तो फोर्स कितना लगा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और कितनी दूरी में वो डिस्प्लेस हुआ है फोर्स के कारण, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज़ द वर्क डन। और यूनिट अगर बात करें वर्क की यूनिट क्या होती है, द फोर्स इज़ न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज काउंट इन मीटर। तो न्यूटन मीटर इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। अगर आप वर्क को अच्छे से समझ गए हैं तो हम आते हैं पावर की। पावर क्या होती है? तो पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने का जो रेट होता है, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के हिसाब से। ठीक है, समय के हिसाब से हमने कितना काम करा है, दैट इज़ कॉल्ड पावर। और वर्क क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो वर्क हमारा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट था मीटर। और क्योंकि यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम है तो ये वर्क है, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और सेकंड जब इस तरह से ऊपर आएगा तो ये इन्वर्स यानी -1 बन जाता है। ठीक है, तो ये यूनिट है पावर की। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम एंड दिस इज़ दी यूनिट, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड को हम बोलते हैं वाट, और इसकी ऐसा यूनिट होती है वाट।
फिर आता है नेक्स्ट टर्म एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, काम करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी को हम वर्क बोलते हैं। वर्क जो मतलब होता है, एनर्जी जो होती है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जूल, कैलोरीज, किलोवाट या हॉर्स पावर में, ठीक है। अब हॉर्स पावर से आपका क्वेश्चन बन गया था, तो हॉर्स पावर क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स। हॉर्स पावर एक तरह का फोर्स होता है जो हमें अप्लाई करना होता है ऑन 75 kg फोर्स, ठीक है। एक 75 kg ऑब्जेक्ट पे हमको एक फोर्स अप्लाई करना होता है और उसको मूव करना होता है टू सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 75 kg ऑब्जेक्ट को जब हम 1 मीटर दूर 1 सेकेंड में कर पाते हैं, तो उसके लिए जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज़ नोन एज हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर 746 वाट्स के बराबर होता है। Now next question is 11th one is all heavy vehicles use compression ignition method also known as। तो जितने भी हैवी व्हीकल्स हम चलाते हैं उनमें कंप्रेशन इग्निशन मेथड का इस्तेमाल होता है, इसको और क्या बोलते हैं? नोन एज। ऑप्शंस आर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन या नॉन, ठीक है। तो 3 टाइप्स के इंजन होते हैं, पेट्रोल, डीजल एंड गैस। ओके, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डीजल इंजन, ठीक है। तो एक जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है इसी का दूसरा नाम होता है डीजल इंजन, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट दीज 3 टाइप्स ऑफ इंजन। अब हम इंजन में कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं उसके हिसाब से 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इंजन की। फर्स्ट वन इज़ गैस इंजन। इन दिस टाइप ऑफ इंजन द गैसियस फ्यूल्स लाइक CNG, compressed natural gas, coal gas, बायोगैस, LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दीज आर यूज्ड, ठीक है। तो ये सब गैसेस का जब यूज़ होता है इंजन में दैट इज़ नोन एज गैस इंजन, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं हो रहे, लेकिन ये एक तरह का इको फ्रेंडली वे है, तो आजकल रिसेंटली इनका यूज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रोल इंजन। इस केस में क्या होता है कि जो पेट्रोल होता है उसका हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। इस केस में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर एंटर इनटू द सिलेंडर। इंजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेंडर, तो सिलेंडर में यहाँ पे पेट्रोल और एयर एक साथ एंटर किया जाता है, उनको सेंड किया जाता है एक प्रॉपर रेशियो में, ठीक है। पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर होता है वो प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, और ये मेंटेन करने के लिए पेट्रोल इंजन के अंदर एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं कार्बोरेटर, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 यानी क्लास 1 को अच्छे से स्टडी करा है तो उसमें कार्बोरेटर का जिक्र हुआ है कि कार्बोरेटर कैसे डिवाइस होता है। याद रखना, कार्बोरेटर जो होता है स्पेशली पेट्रोल इंजन में प्रेजेंट होता है, डीजल इंजन में डीजल इंजन में नहीं होता, ये पेट्रोल इंजन में ही प्रेजेंट रहता है। कार्बोरेटर इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस विच हेल्प्स और वी कैन से इट इज़ यूज्ड टू मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस और प्रॉपर proportion of mixture of petrol and air into the cylinder, ठीक है। Fuel mixture in vapor form is ignited with the help of electric spark produced in the spark plug। spark plug में कुछ ignition होता है, चिंगारी आती है जिसके कारण ये burn हो पाता है। This method of ignition is known as spark ignition engine, ठीक है। तो इसके नेम्स आप देख सकते हैं, पेट्रोल इंजन को ही हम स्पार्क इग्निशन इंजन का नाम दिया जाता है, और यहाँ पे कार्बोरेटर का यूज़ होता है इसलिए हम इसको कार्बोरेटर टाइप ऑफ इंजन भी बोलते हैं पेट्रोल वाले को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द 2 स्ट्रोक्स एंड स्मॉल इंजन यूज दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी थर्ड वन इज द डीजल इंजन, ठीक है। डीजल इंजन के केस में क्या होता है? डीजल इज यूज एज अ फ्यूल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मिक्सचर नहीं जाता, यहाँ पे सिर्फ। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज डीजल इंजन। डीजल इंजन के केस में डीजल को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। हेयर ओनली एयर इज़ कॉम्प्रेस्ड इन द सिलेंडर। जैसे कि हमने पेट्रोल इंजन में देखा था कि पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो कार्बोरेटर के द्वारा क्या है, कंट्रोल करा जाता है, और वो फ्यूल का एयर और फ्यूल मिक्सचर जो है सिलेंडर में भेजा जाता है। लेकिन डीजल इंजन के केस में ओनली एयर इज़ कॉम्प्रेस्ड, ठीक है। एयर को ही कॉम्प्रेस करा जाएगा सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर में सिर्फ एयर जाएगी। उसके बाद जो डीजल है वो बाद में इग्निशन के लिए यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमाइज़र, ठीक है। एक यहाँ पे कॉम्प्रेशन, इसको हम कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन भी बोलते हैं, ठीक है। डीजल इंजन को हम कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे एक डिवाइस होता है विच इज़ नोन एज ऑटोमाइज़र या फिर इंजेक्टर, ठीक है। ऑटोमाइज़र
या फिर हम बोल सकते हैं इंजेक्टर। ये एक डिवाइस होता है ऑटोमाइज़र और इंजेक्टर जो कि डीजल को ऑटोमाइज़ कराता है, डीजल को इंजेक्ट करा जाता है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। और जैसे ही डीजल में जो सिलेंडर होता है उसमें एयर जो कंप्रेस्ड हुई होती है उसमें ये ऑटोमाइज़र इंजेक्टर जब डीजल को ऐड कर देते हैं तो डीजल को स्प्रे करने के बाद वहाँ पे इग्निशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एयर जो कंप्रेस हुई थी उसमें जो हीट जनरेट हुई थी उसके कारण यहाँ पे बर्निंग होती है, तो दैट इज़ वाई इसको हम डीजल इंजन को हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। और ये हैवी व्हीकल्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो याद रखना, पेट्रोल इंजन मेनली यूज़ होता है स्मॉल व्हीकल्स में और 2 स्ट्रोक इंजन में, और डीजल इंजन जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। यू कैन से 4 स्ट्रोक इंजन में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आईसी इंजन यानी इंटरनल कॉम्बशन इंजन द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड विद पिस्टन पिन वेयर एट इट्स लार्जर एंड इज कनेक्टेड विद। ऑप्शंस आर पिस्टन हेड, क्रैंक पिन, कैम शाफ्ट, फ्लाई व्हील। क्लास 1 अगर आपने स्टडी करी है प्रॉपर्ली तो उसमें इसका आंसर मिल जाएगा एग्जैक्टली आपको क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ क्रैंक पिन, ठीक है। मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिंग रॉड की बात हो रही है, यहाँ पे मेन यहाँ पे है हमारा कनेक्टिंग रॉड, ओके। ये कनेक्टिंग रॉड कुछ इस तरह से हमारा होता है, ये होती है कनेक्टिंग रॉड। इसका एक एंड जो होता है वो छोटा होता है और एक एंड होता है इसका बड़ा, ठीक है। स्मॉल एंड जो होता है वो कनेक्ट होता है विद दी पिस्टन, और पिस्टन में जिस पार्ट से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टन पिन। तो ये पिस्टन से पिस्टन की जो पिन होती है वहाँ पे कनेक्ट होता है, और जो बड़ा वाला एंड होता है, लार्जर एंड होता है, वो कनेक्ट होता है क्रैंक शाफ्ट से, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट में भी जो क्रैंक पिन होती है ये मेनली क्रैंक पिन से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट अगर ऑप्शन में है तो हम क्रैंक शाफ्ट करेंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलरली बता रखा है कि क्रैंक शाफ्ट में भी कौन सी जगह है, दैट इज़ नोन एज क्रैंक पिन। तो ये एक पूरा क्रैंक शाफ्ट है, और क्रैंक शाफ्ट में जिस जगह से वो कनेक्ट होता है दैट इज़ नोन एज क्रैंक पिन, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आगे चल के ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये कनेक्ट होता है हमारा फ्लाई व्हील से, ठीक है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ burnt or exhaust gases from the engine cylinder is known as। ऑप्शंस आर scavenging, exhausting, compressor, all, ठीक है। यू ऑल नो जब हम इंजन का यूज़ करते हैं तो उसमें जो इग्निशन हो जाता है उस इग्निशन के बाद जो बर्न गैसेस होती हैं, जो गैसेस उसके अंदर जो बर्न हो जाती हैं उनको प्रॉपर एग्जॉस्ट करना होता है, उनको निकालना होता है, उनकी जो एग्जिस्ट करनी होती है। आपको याद होगा 4 स्ट्रोक इंजन में हमने पढ़ा सक्शन के बाद लास्ट में आता है 4 स्ट्रोक्स होते हैं। लास्ट स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें जो बर्न गैसेस हैं वो रिमूव होती हैं बाय ओपनिंग ऑफ द एग्जॉस्ट वॉल्व्स। 2 वॉल्व्स होती हैं, इनलेट वॉल्व एंड एग्जॉस्ट वॉल्व। तो एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन करने से जो गैसेस होती हैं, बर्न गैसेस, वो रिमूव हो जाती हैं। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज नोन एज स्कैवेंजिंग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट्स डिटेल थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बर्न्ट और एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द इंजन इज नोन एज स्कैवेंजिंग। तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या होता है, क्लियर हो गया। जब हम एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में तो सारी गैसेस जो होती हैं, बर्न गैस, वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, एग्जिट कर जाती हैं, निकल जाती हैं to the atmosphere, that is called scavenging. Entire burn gases do not go out into the normal stroke, hence some type of blower or compressor is used to remove the exhaust gas, ठीक है। स्कैवेंजिंग के लिए हमें कभी कभार ब्लोअर्स और कंप्रेसर का यूज़ करना होता है ताकि एग्जॉस्ट गैस जो है प्रॉपरली निकल जाए, ठीक है। स्पेशली इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन साइकिल as fuel is partially burnt and thermal efficiency is comparatively low, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैवेंजिंग आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नेक्स्ट इज कंप्रेशन प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन वेरीज फ्रॉम, ठीक है। अभी पढ़ा था हमने कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है डीजल इंजन, डीजल इंजन, ठीक है। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन को ही हम डीजल इंजन बोलते हैं। इस केस में सिर्फ सिलेंडर के अंदर एयर को ही कंप्रेस किया जाता है, बाद में ऑटोमाइज़र या इंजेक्टर के द्वारा डीजल को स्प्रे करा जाता है, ठीक है, तब बाद में जाके इग्निशन होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कंप्रेशन प्रेशर कितना मेंटेन रहता है ड्यूरिंग द कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है। यहाँ पे टर्म आ जाएगा कंप्रेशन प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक, ड्यूरिंग
कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। दो चीज़ होती हैं, ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक की बात हो रही है या फिर एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। देखो, जब भी कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान प्रेशर पूछा जाता है तो वो कितना होता है, वो कम होता है, लेकिन एट द एंड जब पूरा इग्निशन हो जाता है, प्रॉपर इग्निशन के बाद टेम्परेचर राइज करता है, प्रेशर राइज करता है, तो एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द स्ट्रोक कम रहता है। और वो प्रेशर कितना मेंटेन रहता है, दैट इज़ ऑप्शन ओके। यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ है आंसर, यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 35 to 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता देती हूँ कि इसका डिटेल क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ब्लू रंग से हाईलाइट नहीं हुआ है, तो उसका मैं बता दे रही हूँ। राइट आंसर ऑप्शन ए है, 35 से 45 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर इसका राइट आंसर। इतना कंप्रेशन प्रेशर जो है वो रहता है ड्यूरिंग दी कंप्रेशन स्ट्रोक, याद रखना, ड्यूरिंग दी कंप्रेशन स्ट्रोक, ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। लेकिन जैसे जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आ जाता है, क्योंकि जब इग्निशन हो जाता है, जब हम डीजल और फ्यूल को मिक्स कर देते हैं, जब डीजल को स्प्रे कर देते हैं, तो इग्निशन स्टार्ट हो जाता है और एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक कितना हो जाएगा प्रेशर, एंड ऑफ द स्ट्रोक, एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। स्टार्टिंग में 35 से 45 kg के बीच में था, लेकिन एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक इट विल इंक्रीज एंड बिकम्स 120 to 200 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। तो आपसे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक प्रेशर कितना रहता है और एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक कितना प्रेशर मेंटेन रहेगा। इनिशियली लेस होता है 35 to 45 और एट द एंड इट विल इंक्रीज एंड इट इज़ 120 to 200 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज आउट ऑफ टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द इंजन सिलेंडर हाउ मच परसेंटेज इज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल पावर। ऑप्शंस आर 40%, 30%, 26.5%, 15.39%, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाउ मच परसेंटेज पावर इज़ एक्चुअली यूज़फुल, ठीक है। जब भी हम इंजन में हीट प्रोड्यूस करते हैं तो हीट प्रोड्यूस जो होती है, टोटल हीट जो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, लेट सपोज टोटल हीट जो प्रोड्यूस हो रही है 100% हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब 100% का कितना हीट कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है, ये हीट जो है कहीं कहीं लॉस भी होगी, कुछ इसमें लॉसेस होते हैं और कुछ ही होती है जो कि यूज़फुल काम में यूज़ होती है, यूज़फुल होती है, यूज़फुल पावर जनरेट करती है। तो कितना परसेंटेज यूज़फुल होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 30%, ठीक है। पूरी टोटल हीट का सिर्फ 30% ही होता है जो कि यूज़फुल पावर जनरेट करने में इस्तेमाल हुआ है, बाकी जो बचा हुआ था वो लॉस हो जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ लॉस होता है वो ध्यान रखो आपका। टोटल अगर 100% हम पावर हीट जनरेट कर रहे हैं तो 100% का 40% जो है 40% वो एटमॉस्फेयर में लॉस हो गया है, ठीक है, लॉस टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद 30% जो बचा है वो यूज़ हो जाता है कूलिंग सिस्टम में, ठीक है। वो जो हीट होती है वो कूलिंग सिस्टम के द्वारा रिमूव हो जाती है, कूलिंग सिस्टम। अब बचा कितना, 40-30 बचा लास्ट में 30%, और 30% जो बचा है ये यूज़फुल पावर जनरेट करने में यूज़फुल होता है, इट इज़ यूज़फुल इन जनरेटिंग द पावर। तो आपसे यही पूछा गया था कि टोटल कितना परसेंटेज जो है वो टोटल यूज़फुल पावर जनरेट करने में यूज़ हुआ है, दैट इज़ 30%, और 30% ही कूलिंग सिस्टम के द्वारा जो है रिमूव हो जाती है और 40% जो होता है वो एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। तो आईसी इंजन का जो बेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो कितना रहता है। ऑप्शंस 10 to 12 डिग्री सेल्सियस, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, 50 to 60, दैन लास्ट 60 to 93 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। अभी जो हमारे आईसी इंजन होते हैं, इंटरनल कॉम्बशन इंजन होते हैं, इसमें क्या होता है, इग्निशन सिलेंडर के अंदर होता है, जिसकी वजह से इग्निशन के कारण यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर जो होता है ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ओवर हाई नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर का एक ऑप्टिमम रेंज होता है जिसको हम बोलते हैं बेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो वो कितना होता है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 60 to 93 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको रट लेना है, याद रखना है। 60 से 93 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो बेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर माना जाता है। अगर 60 से कम होगा तो प्रॉपर एफिशिएंट कंबशन ही नहीं हो पाएगा, वर्किंग या फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। 93 से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तब भी हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो होता है ये सिलेंडर के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो रेंज होती है 60 से 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दिस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट टेम्परेचर suited for internal combustion engines। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है। दिस रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर, पिस्टन एंड वॉल्स। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो मैंने आपको बताया जो डिफरेंट इंजन के पार्ट्स होते हैं लाइक सिलेंडर, पिस्टन और वॉल्स जो होती हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। आपको पता है जैसे जैसे डिफरेंट पार्ट्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उनके साइज़ भी थोड़े से एक्सपैंड हो जाते हैं। The temperature may reach 1600 डिग्री सेल्सियस विच इज़ अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इंजन पार्ट्स इन कॉन्टैक्ट। तो जो इंजन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमको पता है कि वो आयरन या कास्ट आयरन के बने होते हैं, और इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर मेंटेन हो जाएगा तो इन पार्ट्स पे भी अफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज इतना हाई टेम्परेचर जो है इनकी मेल्टिंग पॉइंट से भी हाई है। तो याद रखना है आपको, कोई इंजन का पार्ट है अगर वो आयरन का बना है और उसका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट है, अगर उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर वहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, तो वो उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। मटीरियल स्ट्रेंथ इज़ रिड्यूस इवन एट 150 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी मटीरियल है उसकी स्ट्रेंथ 150 डिग्री सेल्सियस पे घटने लगती है, तो इसलिए इतना हाई टेम्परेचर होना तो बहुत ज़्यादा अपने आप में ख़तरनाक बात होता है। बिकॉज ऑफ हीट द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज़ ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टीज़ भी अफेक्ट होगी, ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो प्रॉपर ग्रीसिंग जहाँ होनी है, क्योंकि हम देखते हैं इंजन्स में डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं एक दूसरे पे मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे को रब करते हैं, और एक दूसरे को रब अगर करेंगे तो वहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल होना बहुत नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर ओवर हीट हो गया इंजन या ज़्यादा टेम्परेचर में उसके अंदर जनरेट हो गया तो लुब्रिकेटिंग ऑयल भी है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अफेक्ट होंगी और इंजन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है विच इज़ नोन एज बेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, दैट इज़ रेंज फ्रॉम 60 to 93 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इज विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग रिगार्डिंग द एयर कूल इंजन्स। ठीक है, अब आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन जो देखा वो देखा था कि एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है दैट इज़ वेरीज फ्रॉम 60 to 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो इंजन के पार्ट्स को अफेक्ट होता है, इंजन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब सपोज़ इससे ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया, इग्निशन हो जाता है, कॉम्बशन हो रहा है, तो हाई टेम्परेचर तो हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इंजन के अंदर एक कूलिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एयर कूल इंजन एंड वाटर कूल्ड इंजन। तो अभी यहाँ पे एयर कूल इंजन की बात हो रही है कि एयर कूल इंजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, गलत है, इनकरेक्ट है। ऑप्शंस यू कैन सी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एयर इज़ यूज एज अ मीडियम फॉर रिमूविंग हीट फ्रॉम इंजन टू एटमॉस्फेयर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एयर कूल इंजन्स में क्या होता है कि एयर को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मीडियम फॉर रिमूविंग द हीट टू द एटमॉस्फेयर। अभी हमने देखा था कि इंजन का 100% एनर्जी में से 40% एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाती है, और एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी लॉस होती है इसको लॉस कराने के लिए जो कूलिंग होती है दैट इज़ डन बाय द एयर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, और हमारे जितने भी लाइट व्हीकल्स होते हैं, जो हल्की वाले व्हीकल्स होते हैं, उसमें एयर कूल्ड सिस्टम ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिलेंडर्स आर जनरली नॉट ग्रुप्ड इन ब्लॉक। तो आपने क्या होता है कि सिलेंडर जो होता है ब्लॉक के अंदर होता है, इंजन का जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर होता है। ब्लॉक एक बड़ा डिवाइस होता है, उस ब्लॉक के अंदर सिलेंडर को रखा जाता है। ठीक है, लेकिन इस केस में एयर कूल्ड इंजन्स में सिलेंडर को ब्लॉक पे नहीं रखा जाता, तो ये स्टेटमेंट राइट है। ठीक है,
फिर सी स्टेटमेंट हम देखते हैं। सी स्टेटमेंट है हमारा यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर लाइट व्हीकल्स, मैंने आपको बताया हल्के व्हीकल्स जो होते हैं उसमें हम एयर कूल इंजन का यूज़ करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट जो है वही यहाँ पे हमारी रॉन्ग है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन लास्ट डी ऑप्शन, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। एयर कूल इंजन्स हैव कूलेंट लीकेज और प्रॉब्लम्स, यहाँ पे कूलेंट लीकेज की प्रॉब्लम होती है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे ऐड हो जाएगा नॉट एयर। ठीक है, अगर नॉट ऐड हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट हमारी राइट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं था तो ही हमारी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। तो याद रखना है जो एयर कूल इंजन्स होते हैं उसमें कूलेंट होता नहीं है, कूलेंट का मतलब होता है कुछ वाटर लिक्विड। ठीक है, तो एयर कूल इंजन में हम ओनली एयर का ही यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे कूलेंट की लीकेज की प्रॉब्लम का ऐसा कोई यहाँ पे होता ही नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। 17th क्वेश्चन है हमारा, What is the purpose of radial ribs or fins in the air cool engine? एयर कूल इंजन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे रेडियल रिब्स का हम यूज़ करते हैं जिनको हम फिन्स भी बोलते हैं। इसका पर्पस क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शंस आर टू इंक्रीज द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, नेक्स्ट टू सर्कुलेट एयर, नेक्स्ट टू स्टॉप एयर लीकेज, डी ऑल। करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू इंक्रीज द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। होता क्या है जो एयर कूल इंजन्स होते हैं इनका जो सिलेंडर होता है, सबसे पहले तो सिलेंडर जो होता है ग्रुप्ड नहीं होता है, इसमें ब्लॉक है, ये सिलेंडर का ब्लॉक है और ब्लॉक के अंदर यहाँ पे सिलेंडर होता है। ठीक है, और ये ग्रुप्ड नहीं है, तो ये हमारा हो गया सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में क्या होता है, कुछ बाहर से लाइंस होती हैं, इनको फिन्स बोलते हैं। ठीक है, ये फिन्स का मेनली काम होता है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में आएगा, और एयर जब कांटेक्ट में आ जाएगा तो एयर कूलिंग जो है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीके से होती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसको फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं। दिस इज़ दी एयर कूल इंजन। ये जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे लाइंस होती हैं, अगर आप इस फिगर को प्रॉपरली देखें तो यहाँ पे जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये, ठीक है, ये लाइंस जा रही हैं, ये लाइंस बनी है, दे आर नोन एज फिन्स। इनको हम फिन्स बोलते हैं या फिर रेडियल रिब्स। अब रिब्स के बोलते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स के लंग्स के रिब्स दिखती हैं बाहर से, दैट इज़ वाई ये भी बाहर से लाइंस दिख रही हैं, इनको भी बोलते होंगे रेडियल रिब्स। ठीक है, या फिर फिन्स बोलते हैं। क्या पर्पस होता है इनका, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। द लेंथ ऑफ दीज फिन्स विल बी ग्रेटर वे द सिलेंडर इज़ द हॉटेस्ट। तो सिलेंडर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे होगा, जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है वहाँ पे इनकी लेंथ जो होती है वो बड़ी होती है, ज़्यादा लेंथ होती है, और जहाँ पे कम टेम्परेचर होगा वहाँ पे इनकी लेंथ रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। और ये एयर कूल्ड इंजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर माउंटेड ऑन मोटरसाइकिल फ्रेम। दे आर यूजली एक्सपोज टू द सराउंडिंग एटमोसफेयर, क्योंकि यहाँ पे हीट को रिमूव करना होता है बाय द एयर। They are rely on natural air stream. Air circulates around the cylinder head and crankcase during forward movement of the vehicle. In some engines, the cylinder of an air-cooled engine has fins. यहाँ पे fins होती हैं जिसको हम radial ribs बोलते हैं. They are present to increase the area of contact with the air. ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एयर के कांटेक्ट में आए और कूलिंग जो होती है वो बहुत फास्ट हो। The cylinder is normally enclosed in a sheet metal केजिंग कॉल काउलिंग। काउलिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। काउलिंग से भी क्वेश्चन बन सकता है काउलिंग क्या होता है। तो काउलिंग क्या होता है, आप देख रहे हैं फिगर में, सिलेंडर के ऊपर एक मेटल की लेयर होती है, एक मेटल लेयर होती है, या फिर इसको बोलते हैं केजिंग बोलते हैं। केजिंग का मतलब ही होता है एक लेयर, परत। ठीक है, तो उस मेटल की लेयर को ही हम काउलिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 इज इन वाटर कूल्ड इंजन विच पार्ट इज हेल्प्स इन कूलिंग द वाटर। ऑप्शंस सिलेंडर हेड, सिलेंडर जैकेट, रेडिएटर, थर्मोस्टेट। ठीक है, अब जो इंजन होता है उसमें कूलिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कूलिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एयर कूल इंजन एंड वाटर कूल इंजन। एयर कूल इंजन में एयर को हम यूज़ करते हैं एज अ मीडियम। ठीक है, और वाटर कूल इंजन में हम यूज़ करते हैं वाटर को। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वाटर कूल इंजन जो होते हैं उसमें कूलिंग के लिए कौन सा पार्ट वो हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ रेडिएटर। वाटर कूल इंजन में रेडिएटर प्रेजेंट होता है और ये रेडिएटर ही क्या करता है, वाटर की कूलिंग में हेल्प करता है। ठीक है,
तो इस तरह से आप इसका फ्लो डायग्राम देख सकते हैं। दिस इज़ अबाउट दी वाटर कूल इंजन, ठीक है। तो वाटर कूल इंजन में क्या होता है, द लिक्विड इज सर्कुलेटेड अराउंड द सिलेंडर बाय द मीन्स ऑफ जैकेट। सिलेंडर में जैकेट्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। उन जैकेट्स में जो लिक्विड है वो सर्कुलेट होता है, और ये लिक्विड जो होता है ठंडा होता है, और ये बाहर जो सिलेंडर की वॉल होती है, ठीक है। इमेजिन कर सकते हैं आप, सिलेंडर की बाहर वॉल्स है और अंदर जैकेट है, और जैकेट के अंदर लिक्विड है, और ये लिक्विड का टेम्परेचर अलग है, और सिलेंडर की जो बाहर की वॉल्स हैं उनका जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर अलग है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण इस तरह से हीट यहाँ पे सर्कुलेट हो जाती है और हीट रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो फर्दर हीटेड वाटर इज कंडक्टेड थ्रू द रेडिएटर विच हेल्प्स इन कूलिंग द वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे रेडिएटर इंपॉर्टेंट होता है कूलिंग पर्पस के लिए, ठीक है। ये इस तरह से आप फिगर इसका देख सकते हैं, ठीक है। देयर आर 4 कॉमन मेथड्स ऑफ वाटर कूलिंग। तो वाटर कूलिंग के अंदर भी हमारे डिफरेंट 4 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओपन जैकेट और हॉपर मेथड, जो कि प्रेजेंट डे में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, दिस इज़ वेरी ओल्ड मेथड। नेक्स्ट आता है थर्मो साइफोन मेथड, इसमें हम रेडिएटर्स का यूज़ करते हैं, बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है आज का थर्मो साइफोन मेथड। फोर्स्ड सर्कुलेशन मेथड आता है। लास्ट वन इज़ प्रेशराइज्ड कूलिंग मेथड। तो इन चारों मेथड्स के बारे में हम फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि वाटर कूल इंजन के चारों इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोल्ड कंट्रीज विच केमिकल इज मिक्सड विद वाटर टू अवॉइड द आइस फॉर्मेशन इन द रेडिएटर, ठीक है। रेडिएटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये वाटर की कूलिंग में हेल्प करता है इन वाटर कूल इंजन, इन वाटर इंजन, ठीक है। अब कोल्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि कौन सा केमिकल हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ ताकि आइस फॉर्मेशन ना हो जाए। ऑप्शंस है इथाइल अल्कोहल, अमाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड ब्यूटेन, ठीक है। तो ये स्पेशली हम यूज़ करते हैं स्पेशली कोल्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि कोल्ड कंट्रीज़ में टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन रहता है कि वहाँ पे वाटर जो होता है जल्दी से आइस फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो आइस फॉर्मेशन अगर हो जाएगा तो रेडिएटर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, इंजन ब्लॉक हो जाएगा। तो हम एक केमिकल यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल इज मिक्सड विद वाटर ताकि आइस फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज द एडवर्स इफेक्ट्स नोटिस ड्यू टू डिफेक्टिव कूलिंग सिस्टम बाय ओवरहीटिंग इंक्लूड्स। अब होता क्या है, हम इंजन में कूलिंग सिस्टम तो लगा देते हैं, बट कूलिंग सिस्टम को अगर प्रॉपरली मेंटेन ना करें तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं। डिफेक्ट आ सकते हैं, 2 टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं, एक होता है ओवरहीटिंग और दूसरा होता है स्लो वार्म अप। 2 टाइप के डिफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, एक होता है ओवरहीटिंग जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और दूसरा होता है स्लो वार्म अप। स्लो वार्म अप यानी जो गर्म होता है, हीटअप भी बहुत स्लो होगा, ठीक है। एक होता है ओवर गर्म ज़्यादा हो जाएगा और एक बहुत धीरे से गर्म हो रहा है। तो ओवर हीटिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इससे क्या चीज़ें रिलेट करती हैं, तो ओवर हीटिंग के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ऑप्शंस आर एक्यूमुलेशन ऑफ रस्ट एंड स्केल इन द रेडिएटर एंड वाटर जैकेट। नेक्स्ट डिफेक्टिव हूज पाइप। थर्ड डिफेक्टिव थर्मोस्टेट या ऑल। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये ओवर हीटिंग कॉज करने के लिए होते हैं, ठीक है। अगर रेडिएटर में स्केल या रस्ट आ जाता है, स्केल और रस्ट से मतलब है यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ या फिर वी कैन से डस्ट पार्टिकल्स। तो अगर रेडिएटर्स में डस्ट आ गई तो इट विल कॉज ओवर हीटिंग। डिफेक्टिव हूज पाइप, ठीक है। हूज पाइप क्या होता है, ये जो होता है फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे पीछे, ठीक है, ये है फिगर। तो यहाँ पे बना नहीं है हूज पाइप, ठीक है। ये होता है हूज पाइप, ठीक है। ये हूज होता है, बाईपास हूज होता है। हूज क्या करते हैं, रेडिएटर्स को कनेक्ट करता है थर्मोस्टेट के साथ, ठीक है। तो हूज पाइप में डिफेक्ट आ गया तो भी हमारा ओवर हीटिंग हो सकता है। थर्मोस्टेट में डिफेक्ट आ गया तब भी ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर हीटिंग करने से क्या होता है, मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जो इंजन के मटेरियल होते हैं, इंजन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनकी अगर मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हाई हो जाता है टेम्परेचर, तो
एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये होता है, ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ओवर हीटिंग के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, ये कंप्लीट हो चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट एट लास्ट। आप जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो, जिसलिए आप ये वीडियो देखते हो पूरा, आपको उसका पूरा बेनिफिट ज़रूर मिले आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हमने आज टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करें। अब जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनको भी हम इस तरह से MCQs फॉर्मेट में कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर।